ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन पूरी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called as refraction of light। मतलब क्या हो गया कि वैसा फिनोमिनन जिसमें लाइट बेंड होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो कैसा बेंडिंग होता है, ये रिफ्रैक्शन हम लोग इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसा कि सपोज ये आपका ये वाटर सरफेस है, ये वाटर है इधर पे और ये यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो एयर है ऊपर में, ये मीडियम वन इसको लेते हैं और इसको मीडियम टू है। ये दोनों का मीडियम अलग अलग है, ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार कि जैसे ये एयर से कोई रे अगर इस पे आ रहा है, कोई लाइट इस पे आ रहा है, तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए ये, लेकिन ये क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल से वो डेविएट करके दूसरे सरफेस पे पार होता है, ठीक है। ये हम लोग लॉस में देखेंगे कि किस एंगल से डेविएट करता है, कैसे वो डेविएट करता है। लेकिन ये तो हम नोटिस किया ही होगा कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर लाइट जाता है तो वो एग्जैक्ट पाथ को फॉलो ना करके कुछ एंगल से डेविएट करके पास होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये हो जाता है आपका इंसिडेंट रे और ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं और रिफ्रैक्शन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हमने एग्जांपल देखा हुआ है। एग्जांपल्स इसके कुछ देखते हैं। एक एग्जांपल आपने बहुत नोटिस किया ही होगा, ऐसे देखते ही होंगे हम लोग जब भी कोई, अगर ये ग्लास है, सपोज ये ग्लास है और इसमें ये वाटर फिल्ड है, तो ये एक्सपेरिमेंट शायद है भी आपके बुक में। अगर यहाँ पे हम पेंसिल डालते हैं तो ये पेंसिल क्या होता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये हल्के इस पोजीशन से टिल्ट है, ठीक है, ऐसा अपीयर होता है। एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता है ग्लास में रखा हुआ पेंसिल कि वो थोड़ा सा बेंड होके दिखता है इस सरफेस पे, वाटर वाले सरफेस पे थोड़ा बेंड होता है। तो वो किसके चलते होता है, वो रिफ्रैक्शन के चलते होता है। या फिर एक और एग्जाम्पल है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर लेमन हम लोग डाल के रखे हैं तो ऊपर से वो कैसा दिखता है कि वो लेमन एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा अपीयर होता है। तो वो किसके चलते होता है, वो रिफ्रैक्शन के चलते होता है, वैसा अपीयर होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल के थ्रू रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। तो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है, कुछ नोट है, इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, पहला नोट, when light passes इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मीडियम क्या क्या हो सकता है आपका। मीडियम आपका हो सकता है एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर वैक्यूम हो सकता है। ये सारे आपके क्या हैं, मीडियम्स हैं जिसमें लाइट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये आप मीडियम्स याद रखिएगा। तो वैसे ही नोट में क्या है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। वैसे ही सेकंड में क्या हो जाएगा कि व्हेन लाइट
enters from denser to rarer medium it bends away from the normal। ठीक है, ये दो केसेस में कैसे कैसे लाइट बेंड होता है वो एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं। ये वाटर वाला एग्जांपल देते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये एयर है, ये क्या हो जाएगा मीडियम 1, ये क्या है वाटर, वाटर कैसा है मीडियम 2 है। अब रेयर डेंसर का क्या बात है, तो रेयर मीडियम क्या हो जाएगा, जिसमें ऐसा मीडियम जिसमें आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली बाउंडेड नहीं रहते हैं उतने एज कम्पेयर टू डेंसर। डेंसर में क्या होगा, इनके जो बीच के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो ये कैसा मीडियम हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, और ये आपका एयर कैसा मीडियम हो जाएगा रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसर और रेयर मीडियम को समझ में आ गया। तो ये पॉइंट्स कैसा था वो समझते हैं। पहला है व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या है, जैसे रेयर से डेंसर की ओर सपोज एक लाइट ऐसा इसमें फॉल हो रहा है, तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसा बनेगा, ये सरफेस ऐसा है तो सरफेस पे नॉर्मल ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जब भी रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो लाइट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, एक्चुअल इसका पाथ क्या होना चाहिए था, एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या होगा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वैसा ही अगर सपोज वाटर के नीचे से अगर कोई आप टॉर्च से अगर लाइट ऐसा इसमें सपोज इंसिडेंट करते हैं, ऐसा लाइट इसमें इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी नॉर्मल ऐसा होगा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको एन डैश बोलते हैं। एक्चुअल पाथ इसका क्या होना था, एक्चुअल पाथ इसका ये होना था लाइट का, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, लाइट कहाँ से क्रॉस हो रहा है, डेंसर टू रेयर। तो सेकंड पॉइंट में है जब भी डेंसर टू रेयर जाता है तो लाइट जो होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो जैसा ये होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगा, ऐसा ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये था टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपको दो पॉइंट समझ में आ गया कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर में कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन का, ये सब बेसिक्स आपका कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो एक ग्लास है रेक्टेंगुलर ग्लास, उस पर कैसा रिफ्रैक्शन होगा वो देखते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेते हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, ये आपका है ग्लास स्लैब और ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे वो रिफ्रैक्ट करता है। तो ये कैसा मीडियम है, ये एयर है, ये एयर है, और ये क्या है ग्लास। ठीक है, तो एयर जो है ये रेयर मीडियम हो गया आपका, और ये हो गया डेंसर मीडियम। एयर कैसा मीडियम है रेयर, और ये आपका है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो आपको यहाँ से सपोज लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पे ऐसा, तो ये सरफेस पे क्या करते हैं नॉर्मल बना लेते हैं। इस सरफेस पे नॉर्मल हो गया, इसका नेमिंग कर देते हैं PQ। इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका एक्चुअल पाथ रे का, लेकिन क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो ये रूल्स के हिसाब से किधर जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसा ना जाके ये नॉर्मल ये है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। तो ये सपोज ऐसा करके बेंड हो गया। फिर ये भी दूसरा सरफेस है, जब भी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा ना दूसरे मीडियम में, तो यहाँ से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तभी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं एक नॉर्मल बना लेते हैं। और एक चीज़ ये I है और ये R होगा।
ठीक है, इसको I1 देते हैं, इसको R1 देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको दे देते हैं RS, ये वाले नॉर्मल को। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी ये एक्चुअल पाथ इसका क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लाइट कहाँ से पार हो रहा है, डेंसर टू रेरर। तो डेंसर टू रेरर क्या होता है, लाइट विल बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, तो एक्चुअल ये है, तो ये इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा रे आ रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ये यहाँ पे I हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका I2, और ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो यही आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। मतलब कि ये पहले रेरर टू डेंसर जा रहा है, फिर डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो कैसे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हो गया आपका ये रिफ्रैक्टेड एंगल आपको कहाँ तक होगा, ये पूरे रे तक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने टॉपिक किया रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जाएगा तो कैसे कैसे आपका लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल लॉज के हिसाब से है। तो ये टॉपिक आपका हो गया, ठीक है। तो जैसा हमने रिफ्लेक्शन में 2 लॉ पढ़ा था, ठीक वैसा ही इसमें भी लॉ होता है, 2 लॉ होता है इसमें भी, तो वो देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक है। इसमें भी 2 लॉ होता है, देखते हैं। पहला क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये बिल्कुल वैसा ही लॉ है जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये सारे के सारे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। वैसा ही सेकेंड लॉ इसमें क्या है, इसमें सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का है। ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media, is constant for a pair of media। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। क्या हो गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। ये जो डेफिनेशन है इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये क्या होगा आपका, ये सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो क्या बोल रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड का साइन का, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट गिवन फॉर अ पेयर मीडिया, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर मीडिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। यही है आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ आपको समझ में आ गया। इस टॉपिक में हम फर्दर पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ द चेंज and direction that takes place
इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्या हो गया? इट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कि कितने टाइम्स या कितने फैक्टर से वो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करता है, तो उसी को जो डिनोट करते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं कि किस रेशियो से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये डेफिनेशन हो गया। इसमें एक नोट है आपका, क्या नोट है? दैट लाइट propagates with different speeds in different medium। ये आपको नोट रखना है। क्या नोट रखना है? कि लाइट का स्पीड जो है दूसरे सारे मीडियम्स के लिए अलग होता है। मतलब उसका स्पीड किसी मीडियम के लिए कुछ है तो दूसरे मीडियम के लिए उसका लाइट स्पीड कुछ और ही होगा। सबसे फास्टेस्ट जो इसमें मीडियम है, सबसे फास्टेस्ट जो लाइट ट्रैवल करता है वो किस में करता है? वैक्यूम में करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैक्यूम में करता है। उसके बाद क्या होता है? एयर होता है, फिर वाटर और ग्लास होता है। ये डाउन द लाइन क्या हो रहा है? स्पीड रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट लाइट ट्रैवल करता है वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर वाटर में। डाउन द लाइन ये स्पीड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझते हैं इसका एक एग्जांपल के साथ। इसका प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपको अभी। सपोज़ ये स्लैब है, सपोज़ ये ऐसा इंसिडेंट रे आ रहा है, ये नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअल पाथ ये है तो रेयर टू डेंसर क्या होगा? ये एयर है, ये ग्लास है। एयर रेयर है, ये डेंसर है। रेयर टू डेंसर आएगा तो क्या होगा? टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ऐसा करके ये क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आई, ये हो गया आर। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया है। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया आपका मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको लिखना होगा 2 का तो कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n21 से। ठीक है, तो n21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जैसे ये n21 है तो ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। n21 है मतलब किसका निकाल रहे हैं? 2 का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v1 से और वैसे ही मीडियम 2 को v2 से। ठीक है, और अगर आपको 1 का लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो कैसा हो जाएगा? उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 n1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे v2 बाई v1 से। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं आपको ये अच्छे से समझना होगा। तो NAM, इसका मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि NAM है तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू M, मतलब जो पहला वाला होता है उसका निकालते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसके रेफरेंस पे निकालते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक अब कंप्लीट हो गया।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं आपको कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ। जैसे एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर होता है। वो सबसे मिनिमम होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है और कितने के बराबर होता है, 1 का। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, वो 2.42 है। ये सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल है डायमंड, सबसे लो वाला है एयर, और इसके बीच में बहुत सारे मटेरियल्स आपके आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मैक्स और मिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल्स को बताया हूँ। तो यहाँ तक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एक जनरलाइज्ड बता देता हूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे हो जाएगा। देखिए, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में मैं बता देता हूँ कि इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, देन refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। इसको बोलते हैं, this is called as absolute refractive index। क्या हो गया ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है कि इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम, अगर मीडियम 1 आपका वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपका जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम is given by nm is equals to speed of light in air upon speed of light in medium। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं c से हम लोग, और ये मीडियम में है, सपोज इसको v ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड फार्मूला। जब आप किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, c, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और c का स्पीड आपको पता है, तो आप उस पर्टिकुलर मीडियम का स्पीड आप कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग फर्दर लेक्चर में देखेंगे इस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, तो ये आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, तो यहाँ से जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। मिरर का तो कर चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग लेंस का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेंस है आपका, तो लेंस क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। लेंस का डेफिनेशन होता है a transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical। ये हो गया डेफिनेशन लेंस का। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से बनता है। तो वो दो सरफेस में से क्या होगा कि या तो दोनों पर स्फेरिकल हो सकता है, या तो कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो सकता है और एक साइड प्लेन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं लेंस। तो लेंस आपका दो सरफेस से बाउंडेड होता है। ये लेंस का डेफिनेशन हो गया। तो जैसे मिरर में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक वैसा ही इसमें भी दो ही टाइप का लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो पहला होता है
कन्वेक्स लेंस, दूसरा है आपका कनकेव लेंस। ठीक है, डायग्राम देखते हैं इसका कैसा होता है। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ये होता है F1, ये होता है 2F1, ये होता है F2, ये होता है 2F2। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है आपका C1 C2। ठीक है, और वैसा ही आपका कनकेव लेंस कैसा होता है, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। तो ऐसा दिखता है आपका कन्वेक्स लेंस, ऐसा दिखता है आपका कनकेव लेंस। ये क्या है, ये स्फेयर से ही बनता है, स्फेरिकल पार्ट ही है। जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, तो कैसा ये बन रहा है, सपोज अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके सर्कल करते हैं, तो ये सेंटर क्या बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही इसको अगर एक्सटेंड करेंगे ऐसा करके, क्योंकि स्फेयर का पार्ट है, तो ऐसा ये इसका सेंटर बना। इसमें क्या है, ये जो है ये ऐसा एक स्फेयर है और ये एक ऐसा स्फेयर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे ये स्फेयर का कटिंग से ये बना हुआ है। तो जैसे कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, एज पर थिनर होता है और मिडिल पे क्या होता है, थिकर होता है। ठीक है, जब इस लेंस को ऐसे हाथ के टच करेंगे तो जैसे आप मिडिल पे रहेंगे तो वो कैसा फील होगा, थिकर फील होगा, और एजेस पे कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। उसका जस्ट अपोजिट कनकेव लेंस में क्या होता है, वो मिडिल पे क्या होता है, थिनर होता है और एजेस पे थिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं वो देख लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, मैं एक एक चीज़ को कवर करने का मेरा कोशिश है ताकि आपको सारी चीज़ को नोट्स एक जगह पे मिल जाए, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करें और आपको एकदम प्रॉपर डेफिनेशन बिल्कुल एनसीईआरटी का मिले। इसलिए आप अच्छे से सारे नोट्स को प्रिपेयर करें। तो पहला क्या है आपका, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, the centers of the sphere is called as center of curvature। जो भी स्फेयर है उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपको बताया। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू two centers of curvature of a lens is called as principal axis। क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसा लाइन जो पास होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस is called its ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो सेंट्रल पॉइंट होगा लेंस का। जैसे ये लेंस है तो इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये है सेंट्रल पॉइंट, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और यही होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक दो टर्म्स ही हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या होता है आपका, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, सेम उसी तरह जैसा उसमें पढ़े थे, द इफेक्टिव डायमीटर of the
circular outline of a spherical lens is called as aperture। ठीक है, तो जो इफेक्टिव डायमीटर होता है सर्कुलर आउटलाइन जो भी स्फेरिकल लेंस का, वो होता है आपका अपर्चर। जैसे कि इसका अपर्चर क्या हो गया, ये सर्कुलर आउटलाइन, ये आपका अपर्चर हो गया, ये आपका अपर्चर हो गया, इसमें ये हो गया ये वाला, इसमें हो गया ये वाला। ठीक है, तो सर्कुलर आउटलाइन जो होता है जहाँ पे आपका रेज आते हैं उसी को बोलते हैं अपर्चर। लास्ट इसका पॉइंट है क्या है, फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। किसका, डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़, प्रिंसिपल फोकस का बात आया है तो इसमें प्रिंसिपल फोकस जो होता है, इसमें नोट डाउन करने की बात है कि इसमें प्रिंसिपल फोकस आपका दो होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये भी आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो ये आपको ये जो टर्म्स थे आपके ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से एक पॉइंट आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक आपको ये नेचर मैं बताता हूँ इस लेंस के, दोनों लेंस के बारे में एक नेचर है, इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है ये, कन्वर्जिंग इन नेचर। और कनकेव लेंस जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो मैं आपको कन्वर्जिंग पॉइंट डाइवर्जिंग पॉइंट समझा चुका था उसी लेक्चर में, फिर भी यहाँ पे आपको लेंस के थ्रू बता देता हूँ क्या होता है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया आपका, ये कौन सा लेंस हो गया आपका, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कि अगर इस पे पैरेलल रेज आएंगे इस लेंस पे, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो वो समझते हैं। तो अगर ये ऐसे अगर इंसिडेंट होगा इसमें पैरेलली रेज इंसिडेंट होगा तो वो फोकस के थ्रू पास होगा। ये रूल्स के हिसाब से है, वो रूल हम लोग अभी आगे देख लेंगे कैसे ये पास होगा, ये फोकस के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे बन रहा है और ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्ज मतलब क्या होता था कि बहुत सारे डिफरेंट जगह से एक जगह पे जब पॉइंट्स पे कलेक्ट होगा रेज तो उसी को बोलते थे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा रेज आके इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो यही हो गया पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। वैसा ही कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो वो कैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर इसमें पैरेलल रेज आएगा, इसमें पैरेलल रेज आएगा तो वो क्या होगा कि यहाँ से ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैसा, डाइवर्ज हो गया, और ये आपका हो गया कन्वर्ज। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। अब जैसा इसको लेंस को मैं बता दिया हूँ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो आपको एक एग्जांपल याद होगा, हम प्रैक्टिकल ऐसी कुछ करते थे। क्या करते थे हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके क्या करते थे कि पेपर को बर्न करते थे, याद ही होगा आपको, ऑलमोस्ट सभी ने वो ट्राई किया होगा। क्या करते थे, हम एक ग्लास लेते थे ऐसा करके, ऐसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था।
ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता था जिसके इधर पे हम लोग पेपर रखते थे और ये क्या करते थे, जो सनरेज आता था, सनरेज क्या होता था, इसमें ऐसे एक जगह एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके इसमें पेपर में आग लग जाता था। ये एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि वो जो भी ग्लास यूज़ करते थे वो कैसा मैग्नीफाइंग ग्लास था, वो कन्वेक्स लेंस था। तभी तो वो सारे पॉइंट्स से रेज को एक जगह पे कलेक्ट करके फोकस करता था और वो पेपर को बर्न करता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, रे डायग्राम कुछ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 लॉज हैं वो देख लेते हैं, 3 रूल्स भी बोल सकते हैं आप उसको। मैं इसको पहले से नोट डाउन रखा हूँ ताकि आपको बस एक्सप्लेन करते जाऊँ, आपका ज़्यादा टाइम ना हो इसमें वेस्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens, and in case of a concave lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। तो ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको अच्छे से रे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। पहले क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं कन्वेक्स लेंस बनाते हैं पहले। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ये हो गया आपका कनकेव लेंस। ठीक है, ये होता है आपका F1, ये होता है F2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि कोई भी रे अगर पैरेलल पार होगा, अगर वो पैरेलली इंसिडेंट होगा लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगा, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से पास होना है, वो पास होना है आपका प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। ये लॉ के हिसाब से कहा जा रहा है। सिमिलरली इसमें अगर रिफ्रैक्शन होगा, अगर यहाँ से ऐसा इंसिडेंट पैरेलल आएगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा रे, तो वो कहाँ से पास होगा, वो ऐसा अपीयर होगा कि वो इस पॉइंट से ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला लॉ। वैसे ही सिमिलर सेकंड लॉ क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप जब समझ लीजिएगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, अगर इसमें क्या हो जाएगा कि अगर रे आपका फोकस से पास हो रहा है, अगर ये आपका फोकस से पास हो रहा है, ऐसा स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसा पास होना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होना है। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सिमिलरली वैसा ही होगा। अगर ये फोकस से ऐसा क्रॉस कर रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो 2 लॉ आपको समझ में आ गया। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। उसमें क्या था, हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़े थे, इसमें क्या होगा कि विदाउट डेविएशन पास होना है, वो भी इसी की तरह है बिल्कुल। तो ये हो गया आपका ये कैसा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका हो गया कनकेव लेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें क्या होगा कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगा तो वो विदाउट एनी डेविएशन उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंसिडेंस रे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही आई रे करके लिख दे रहा हूँ, आर रे। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा कि जो भी रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो उसी पाथ पे आगे भी विदाउट एनी डेविएशन
चला जाएगा। तो ठीक है, ये आपका 3 लॉस हो गया। अब यहाँ से आपका लॉस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे, कन्वेक्स के केस में और कनकेव के लेंस में। तो यहाँ तक ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है।